हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाले 12th फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में पूरे फिजिक्स के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा। अगर आप इन लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि मैं आपको पूरे फिजिक्स के बताऊंगा। अध्याय 1 से 14 तक जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं सभी को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। बस इन लघुत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लो, फिर आपको लघुत्तरीय प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह मैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी लेकर आऊं, अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आऊं, ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मैं आपके लिए वो भी वीडियो ला सकूं। ठीक है, तो देखिए क्लास 12 फिजिक्स सभी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न अध्याय 1 से 14 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन जो कि है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इसमें कौन सा लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, यानी कि आपको यहां पर कूलाम का नियम लिखना है। और कूलाम का नियम तो मैंने आपको बताया था, F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे मैंने बताया था F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, अनुक्रमानुपाती को हम समानुपाती भी बोलते हैं, और F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका मैंने कूलाम का नियम बताया था, तो यही आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग पढ़कर जाइएगा। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो लघुत्तरीय प्रश्न का एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तीसरा देखिए, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव द्वारा वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है, यानी कि निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोटल मैं आपको 35 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, चौथा देखिए क्या है, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, ये भी हमारे दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि पहले चैप्टर का आपका पहला दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे चैप्टर का हमारा तीसरा चौथा। ठीक है, ये तीसरा चौथा पांचवा, ये तीनों क्वेश्चन हमारे दूसरे चैप्टर का है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, पांचवा देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र आपको बताना है, यानी कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, ये आपको डेरिवेशन करना है। ये डेरिवेशन तो मैं आपको करवा चुका हूं। देखिए चैप्टर्स मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं, आपको उसमें इसका आंसर मिल जाएगा या फिर इसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, तो टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन आप समझ जाइए कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन इनमें से आपको आता है उसको टिक कर लीजिए, जो नहीं आता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो आता है वो भी, जो नहीं आता है वो भी। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका मात्रक MK80 पद्धति में लिखिए तथा बीमा सूत्र लिखिए, यानी कि यहां पर आपसे कहा जा रहा है धारा घनत्व J क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था J इक्वल टू होता है I/A। ठीक है, इसका मात्रक और बीमा क्या होगा सब आप निकाल सकते हैं, मैंने निकलवाया था। इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, बीमा भी आप यहीं से निकाल सकते हैं। तो ये आपको बताना है धारा घनत्व के बारे में, ये तीसरे चैप्टर विद्युत धारा का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा सातवां क्वेश्चन है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, यानी कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो E इक्वल टू W/Q मैंने बताया था आपको। ठीक है, यही विद्युत वाहक बल होता है। तो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, अगर मैं यहां पर बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसका सॉल्यूशन मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए, तब आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, यानी कि धारा और जो हमारा अपवाह वेग या इसी को हम अनुगमन वेग भी बोलते हैं, इसके बीच आपको संबंध बताना। तो मैंने बताया था I इक्वल टू NEAVD।
ठीक है, NEAVD ये होता है वैद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। जहां हमारा VD जो है ये अपवाह वेग है, इसको क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवाह वेग, ठीक है। तो I इक्वल टू NEAVD होता है, तो इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है क्षेत्रफल एरिया, VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवाह वेग, ठीक है। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये सब आपको यहां पर नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था रो इक्वल टू क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। रो इक्वल टू होता है RA/L, ठीक है, RA/L या R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे ही आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का। तो ये आपको बताना है, इसका डेफिनेशन बताना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। चौथे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, गतिमान आवेश और चुंबकत्व का चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा और मात्रक लिखना है। इसके बाद में 11 नंबर देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने नहीं पढ़ा फिजिक्स में तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। जो बायो-सेवर्ट का नियम है ये आपको बताना है और इसका उपयोग करके वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, ठीक है। तो ये मैं आपको चैप्टर में तो पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और आगे भी मैं पढ़ाऊंगा। 12 नंबर देखिए, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 13 नंबर देखिए, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं। सापेक्ष चुंबकशीलता μr तथा चुंबकीय प्रवृत्ति ζm में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर से, ठीक है, जो हमारा 5 नंबर चैप्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 14वां नंबर क्वेश्चन 14, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। ये हमारे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का क्वेश्चन है, जो हमारा 6th चैप्टर है, ठीक है। तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम आपको बताने हैं। 15 नंबर देखिए, भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं और आगे चलकर इन्हीं लघुत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लेना है सबसे पहले। बाकी जो चीजें बचती हैं वो तो आपको करना ही है, क्योंकि देखिए लघुत्तरीय में आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो मैं ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है। 16 नंबर देखिए, धारावाही परिनालिका के स्वाप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। 17 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का क्वेश्चन है। 18 नंबर देखिए, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये सब आपका चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। 19 नंबर हमारा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर का क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। इस स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों की उपयोगिता की अत्यंत संक्षेप में व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। यहां पर हमारे फर्स्ट फिजिक्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 19 क्वेश्चन मैंने आपको बताया आपके फिजिक्स पार्ट 1 से, ठीक है। अभी तो हमारा पार्ट 2 बाकी है, ठीक है। तो पार्ट 2 पर अब हम चलते हैं। अभी तो मैंने 8 ही चैप्टर आपको बताया है। अब आते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर पर, जो कि हमारे फिजिक्स का पार्ट 2 है, ठीक है, फिजिक्स पार्ट 2। ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cosec a/2 है। न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण का मान आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको एक न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको लगाना है, ठीक है। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए, ठीक है। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये आपको बताना है, और जो इसका नियम है, इसका जो रूल है वो आपको बताना है, ठीक है। 22 नंबर देखिए, हमारे तरंग प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हों तो परिणामी तरंगों की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम, यानी कि आपको अधिकतम और न्यूनतम दोनों का निकालना है, ठीक है। तो इसके आयाम का आपको कर देना है A1 माइनस A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर,
ठीक है। यहाँ पर A1 और A2 क्या है, A1 है पहली तरंग का आयाम, A2 है दूसरी तरंग का आयाम, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है आई मैक्स और आई मिन को निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए A1 के स्थान पर हम 1 लिख देंगे और A2 के स्थान पर 9 लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको निकालना होगा, नोट कर लीजिए इसको। 22 नंबर क्वेश्चन भी। चलिए 23 नंबर देखते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक शर्त या आवश्यक प्रतिबंध क्या है, ठीक है। यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है ये आपको बताना है और इसके लिए जो आवश्यक शर्त है वो आपको बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर देखिए, व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यतिकरण एंड विवर्तन, ठीक है। इंग्लिश बोलने के बाद हिंदी पर डायरेक्ट। 25 नंबर देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर का क्वेश्चन कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम क्या होता है, ठीक है। जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मैंने आपको बताया था नियम इसका, आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं, आगे भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 26 नंबर देखिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए शर्तों का उल्लेख कीजिए। यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्या शर्त है इसका आपको उल्लेख करना है। 27 नंबर देखिए, कार्य फलन तथा देहली आवृत्ति की व्याख्या कीजिए। यानी कि कार्य फलन और देहली आवृत्ति क्या होता है इसकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। यानी कि द्रव्य तरंगे क्या होती है और इसका तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन, मेरा पर्पस है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आंसर मैं इसका बाद में लेकर आऊंगा पार्ट वाइज, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। परमाणु चैप्टर का है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। नाभिक चैप्टर का क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 है, द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 32 है, नाभिकीय रिएक्टर की रचना व कार्यविधि समझाएं। यानी कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, इसकी रचना और कार्यविधि आपको बतानी है। अब आते हैं अपने लास्ट चैप्टर पर जो कि हमारा अर्धचालक जो चैप्टर है उसका, ठीक है। देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यानी कि ऊर्जा बैंड के आधार पर आपको कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स में डिफरेंस बताना है। 34 नंबर देखिए, फोटो डायोड की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। यानी कि फोटो डायोड क्या होता है, इसकी संरचना और इसकी कार्यविधि आपको बतानी है। लास्ट क्वेश्चन 35 है, एलईडी क्या है, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, इसका सिद्धांत समझाइए। एलईडी में प्रयोग में आने वाले किसी अर्धचालक का नाम लिखिए। तो ये थे आपके 12th फिजिक्स के, पूरे फिजिक्स के 35 वो अतले उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, या कह दीजिए वीवीआईपी है, ठीक है, वीवीआईपी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा। बाकी के जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैं जल्द लेकर आऊंगा, पहले आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद में मैं इसका आंसर लेकर आऊंगा, ठीक है। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।